व्यू 360 में। तुर्की का शाम की सरहद में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन, लाखों अफराद बेघर, ट्रंप इंतजामिया तनकीद के निशाने पर। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिशों पर हमारे खुसूसी सीरीज चैलेंज प्लास्टिक। और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून फेस्टिवल। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। शाम की हुदूद में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ तुर्की का ऑपरेशन, लड़ाई के बायस अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। आइए आज सबसे पहले देखते हैं कि लड़ाई का मरकज़ कहाँ है। तो इस वक्त हम एक नक्शा आपके लिए पेश करेंगे और ये आप देख सकते हैं, नक्शे में सीरिया और तुर्की आपको नज़र आ रहे हैं। डार्क ग्रीन में जो इलाका है ये कुर्दों के कंट्रोल में है। ये शाम का वो इलाका है जहाँ पे कुछ जंगजू अमेरिका की मदद से दाइश के खिलाफ लड़ते रहे और जैसे जैसे उन्होंने दाइश के जंगजुओं को शिकस्त दी तो जो ज़मीन उन्होंने छोड़ी उस पर कुर्द अपना कंट्रोल कायम करते गए। तुर्की को इससे यह खदशा हुआ कि यहाँ मौजूद कुर्दों की जो अलहदगी पसंद मुहिम है, जो तुर्की के यहाँ कई दहाइयों से जारी है, उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी इस वजह से कि यहाँ पे कुर्द बहुत मजबूत हो चुके हैं। लिहाजा तुर्की ने एक ऑपरेशन का मंसूबा बनाया जिसको नाम वो ये दे रहा है कि वो एक सेफ जोन कायम करना चाहता है। आप उसको एक बफर जोन भी समझ सकते हैं और उसकी वजह से लड़ाई जो है वो तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर, ये जो सुर्ख रंग में आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, वहाँ पर हो रही है। मकसद इससे तुर्की का ये है कि वो यहाँ से कुर्द फौजियों के जो ठिकाने हैं उनको ख़त्म करे और चाहता वो ये है कि तकरीबन 30 किलोमीटर आगे तक उनको धकेल दिया जाए। अब यहाँ पे हुआ ये कि अमेरिकी फ़ौजी यहाँ से चले गए। उन्होंने चूँकि यहाँ से वो चले गए, नतीजा उसकी वजह ये थी कि सदर ट्रंप की बातचीत हुई तुर्की के सदर अर्दोआन से। उसके नतीजे में उन्होंने यहाँ पे जो मौजूद थोड़ी सी तादाद में अमेरिकी फ़ौजी थे उनको हटा दिया। लेकिन फिर उसका नतीजा ये हुआ कि जो कुछ जंगजू हैं वो अब अमेरिका के बजाय उन्होंने असद हुकूमत और रूस के साथ हाथ मिला लिया और उनकी मदद से अब वो लड़ रहे हैं तुर्की की फ़ौज के साथ और उसके अलावा जो तुर्की की शामी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उनके साथ। तो ये जो रेड में आपको इलाका नज़र आ रहा है, असल में इस वक्त बैटल जोन ये इलाका बना हुआ है। अब अमेरिकी फ़ौजी जो हैं, जिस तरह हमने बताया, शाम से निकल गए हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ ये है कि वो इराक़ मुंतकिल किए जा रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस इनखला से असद हुकूमत और मॉस्को को शाम के शुमाल मशरक़ी इलाके में कदम जमाने का मौका मिला है जहाँ पहले उनका असर रसूख नहीं था। अब कड़ी तनकीद का सामना करते हुए ट्रंप इंतज़ामिया ने अपनी सफारती तोपों का रुख अंकारा की तरफ मोड़ रखा है। नदीम याकूब पेश कर रहे हैं अब तक की अहम पेशरफ्त का एक खुलासा। शाम के कस्बे शिलान पिनार में जोरदार धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और आसमान की जानिब धुआं उठता दिखाई दे रहा है। एक रोज पहले तुर्की और अमेरिका के दरमियान कुर्द जंगजुओं के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयों को रोकने के मुआहदे के बावजूद शाम के शुमाल मशरिक में लड़ाई जारी है। आज मैं फख्र से ऐलान कर रहा हूं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत क़यादत और तुर्की और सदर उर्दुआन के साथ मजबूत ताल्लुकात के नतीजे में दोनों मुल्क शाम में फायरबंदी पर राजी हो गए हैं। नायब अमेरिकी सदर माइक पेंस और वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो इस बहरान के हल के लिए तुर्की गए थे जो सदर ट्रंप की जानिब से शाम से 1000 के लगभग अमेरिकी फौजियों के इनखला के ऐलान के बाद पैदा हुआ। शाम में कुर्दों के खिलाफ तुर्की की फौजी कार्रवाई का आगाज सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान के दरमियान बातचीत के बाद हुआ। वक्त आ गया है कि हम अपने फौजियों को घर वापस ले आएं और हम यही कर रहे हैं। हमारे फौजी अब जख्मी नहीं हैं क्योंकि मैं मुल्क का सदर हूं और हम बॉस हैं। मगर अमेरिका में कौमी सलामती के कुछ साबिक ओहदेदार, अरकान कांग्रेस और यूरोपीय इत्तेहादी ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि उसने अपने कुर्द हलीफों को छोड़ दिया है जिन्होंने दाइश के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का भरपूर साथ दिया था। सूरत हाल आपके सामने है। ये जो जंग बंदी है हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। दरअसल ये जंग बंदी नहीं बल्कि कुर्दों के हथियार डालने का मुतालबा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ इस्तकामत का मुजाहिरा करना होगा और हमें तुर्की पर जोर देना होगा कि वो फौरन अपनी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर बंद करे। क्या सफारतकारी का कोई इम्कान नहीं था? क्या सफारतकारी की सतह पर हम इतने कमजोर और नाअहल हैं कि तुर्की ने अमेरिका को मजबूर कर दिया? तुर्की ने यहाँ तक कि अमूमी तौर पर सदर ट्रंप की हमायत करने वाले उनकी पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी नाला हैं। रूस और ईरान हमारे दोस्त नहीं हैं। वो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। कुर्द हमारे दोस्त हैं और उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया है। ताहम सदर ट्रंप ने एक ट्वीट में ये भी कहा कि उन्होंने तुर्की को 3 साल तक कुर्दों पर हमले से रोके रखा और ये कि कुर्दों को दाइश के खिलाफ जंग में मदद का भारी मुआवजा दिया गया।
ادھر نئی صورتحال کے پیش نظر کرد ملیشیا نے شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے تاکہ وہ ترک دراندازی روکنے میں ان کی مدد کریں، اور روس نے اس معاہدے کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جہاں ایک جانب امریکی پالیسی میں تبدیلی کے بعد روسی اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوگا، وہیں دوسری جانب امریکہ پر اس کے اتحادیوں کا اعتماد کمزور ہوگا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ترکی کا آپریشن میں آنے والا 5 روز کا تعطل کل باقاعدہ ختم ہو جائے گا۔ ترکی نے لڑائی اس شرط پہ روکی تھی کہ کرد فوجی اپنے ٹھکانے خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہی ہو بھی رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دعووں کے باوجود تجزیہ کار اسے واشنگٹن نہیں انقرہ کی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ 10 اکتوبر سے اب تک کی پیش رفت کا محور دیکھیں تو وہ ہیں کرد۔ کرد کون ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ان کی کیا اہمیت ہے، آئیے ایک نظر وہ دیکھتے ہیں۔ کرد 1695 سے اپنے لیے آزاد ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ انڈو یورپین نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اکثریت سنی ہے اور پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے، جبکہ ان کا طرز زندگی قبائلی ہے۔ کردوں کی آبادی ایران، عراق، شام اور ترکی میں تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے۔ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ کرد ترکی میں رہتے ہیں۔ ایران میں ان کی تعداد تقریباً 60 لاکھ ہے۔ 50 لاکھ عراق میں آباد ہیں، جبکہ شام 20 لاکھ کردوں کا گھر ہے۔ لیکن یہ چاروں ملک کردوں کے متحد سرزمین کے خواب کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں، جس کے باعث کرد صدیوں سے تعصب اور سختیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کردوں کا واحد خود مختار علاقہ عراق میں ہے، جس کا قیام 1991 میں ہوا، لیکن جب 2017 میں آزادی کے حق میں ریفرینڈم ہوا تو بغداد نے اسے غیر آئینی قرار دے دیا۔ شام میں کرد جنگجو امریکہ کی مدد سے داعش کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جس نے 2014 میں سر اٹھایا۔ عراق میں بھی کرد جنگجوؤں نے داعش کے خلاف لڑائی کی قیادت کی۔ ترکی میں کل عدم کردستان ورکرز پارٹی یا PKK کا حکومت کے ساتھ جاری طویل تنازعہ 2 سالوں کی جنگ بندی کے بعد 2015 میں پھر بھڑک اٹھا۔ اس تنازع میں 1984 سے اب تک 40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرد دنیا کا سب سے بڑا ایسا نسلی گروہ ہے جس کی اپنی کوئی متحد آزاد ریاست نہیں ہے۔ اب امریکہ کی مدد سے داعش کے خلاف لڑنے والے کرد جنگجو اب شام میں روس کی مدد سے ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ امریکی فوجیوں کو گھر واپس لانا چاہتے ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی جنگیں ختم کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے آج کے شو میں آپ کو بتایا، امریکی فوجی اب شام سے عراق منتقل ہو رہے ہیں، فوراً گھر واپس نہیں آ رہے۔ تو اس بارے میں مزید تفصیلات لیں گے امریکی محکمہ دفاع کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب سے۔ Carla, can you let us know the details of what is happening right now regarding the mission of American troops? Because they are not coming home, they are actually being moved from Syria to Iraq. That is a great point, and that's one that our audience really needs to understand. While the president is saying that he is bringing U.S. troops home, the troops in Syria right now are actually in the process of moving to western Iraq. We've heard that from Secretary of Defense Mark Esper. I've heard that from an official on the ground just moments ago. He told me that they are moving the first convoy across into western Iraq is there, and they are probably going to be all the way across in the next few hours. There are still several hundred U.S. troops in northeast Syria. They're going to be pulling out from the Kobani landing zone area. There are also some troops surrounding some of the oil fields, working alongside the SDF to prevent ISIS from being able to get into those oil fields. And troops will remain after this withdrawal in the south of Syria, in the Al-Tanif base, and they will be working to defeat ISIS and also to prevent any Iranian malign behavior in that area. All right. سو جہاں تک امریکی فوجیوں کے مشن کی بات ہے تو کارلا بیب نے ہمیں بتایا کہ ایک تو یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ شام سے عراق کی جانب منتقل کیے جا رہے ہیں امریکی فوجی اور وہ مغربی عراق میں تعینات کیے جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی 100 امریکی فوجی کارلا نے ہمیں بتایا کہ اب بھی شمال مشرقی شام میں موجود ہیں، لیکن ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ایک جو بڑا ایشو تھا تیل کے کنوؤں کا جو تحفظ ہے وہ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے امریکی اور جو سیرین ڈیفنس فورسز ہیں جس میں اکثریت کرد فائٹرز کی ہی ہے، وہ مل کے داعش کے کنٹرول سے بچائیں گے تیل کے کنوؤں کو۔ صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی ریسنٹلی کی ہے، اور اس کے علاوہ کارلا نے ہمیں بتایا کہ زیادہ تر وہ شام کے جنوب میں رہیں گے جو امریکی فوجی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کا عراق میں مغربی عراق کی جانب ان کی منتقلی ہو رہی ہے، اور جو شام کے جنوب کے علاقے میں رہیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ داعش اور ایران کے کسی قسم کے جارحانہ رویے سے علاقے کو بچایا جا سکے۔ سو کارلا، in terms of the Pentagon, its strategic concerns,
What information do you have? Because now we see that the Kurds that fought with American help have now joined forces with the Russians and with the Assad regime. What kind of a position has this left the Pentagon in? Well, it's left the Pentagon in a very difficult position, to say the least. As you have seen over the past days, the United States has destroyed one of its bases that it was working with alongside the Syrian Democratic Forces, which includes those Kurdish groups. And so the United States has made it very clear that it does not want the Russians to have any sort of insight into how the United States operates. And so it will be destroying these bases in the coming days. This is a very deliberate withdrawal. They're not trying to pull out very quickly because they want to make sure that they've got all of the U.S. equipment necessary out of Syria. And the U.S., while the Kurds have turned to the Russians and the Syrians, let's not forget the U.S. says that it is still working with the Syrian Democratic Forces outside of that safe zone. So according to the United States, they want to keep that partnership with the Kurds and, if possible, prevent them from working with Assad and the Russians and keep them on the United States side. But also, one important point to make, the United States is not getting involved in the fight between the Syrians and the public, and the fight between the Syrians and the Turks that is underway. That is something that the United States says that it did not sign up for. All right. सो कार्ला ने हमें बताया कि जिस तरह हमने भी आपको शो में जिक्र किया कि जो कुर्द जंगजू थे वो पहले अमेरिका की मदद से दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अब उन्होंने अमेरिका के अहम जो हरीफ है रूस, उसके साथ हाथ मिला लिया और उसके अलावा असद हुकूमत भी उनकी मदद करी है। तो इससे पेंटागन के लिए कार्ला कहती हैं कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। और उसका एक मिसाल ये भी है कि अमरीकी फ़ौजी जैसे निकल रहे हैं शाम से, तो एक फ़ौजी अड्डा अमेरिका ने अपना तबाह कर दिया। वजह ये थी कि वो नहीं चाहता कि रूस को किसी किस्म की भी मालूमात हासिल हो अमरीका की हिकमत अमली के बारे में कि अमरीका की फ़ौज किस तरह से सीरिया में ऑपरेट करती रही है। उसके अलावा यह है कि एहतियात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका अब भी जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस है उनके साथ मिल के काम कर रहा है और यही पैगाम देना चाह रहा है कि जो पार्टनरशिप इतने सालों में बिल्ड की गई वो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हो रही। Carla Babb, thank you very much. We really appreciate your time. Carla was with us from the Pentagon. हफ्ते के रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दोनों जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कांग्रेस के एक वफ़द की क़यादत की, जिसने उर्दन का गैर एलानिया दौरा किया और वहाँ शाम की सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया गया शाह अब्दुल्ला के साथ। इसे वाशिंगटन में सदर ट्रंप की पॉलिसियों से मुखालफत की एक वाज़ेह मिसाल करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब 13 नवंबर को सदर अर्दोआन की वाशिंगटन आमद मुतवक्को है। तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से आगाह रहने के लिए आइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आपको हर वक्त ताज़ा खबरें हमारी मिलेंगी। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। मामला शाम और तुर्की की जानिब अमरीकी पॉलिसी का हो या अफगान जंग के खात्मे का, नेटो इत्तेहादियों से ताल्लुकात हों या फिर यूरोपीय दोस्तों से, अमरीकी हुकूमत को हर मामले पे तहकीक और तजावीज़ फराहम करने में थिंक टैंक्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये थिंक टैंक्स किस तरह काम करते हैं, इन्हें फंड्स कौन मुहैया करता है और ये कितने गैर जानिबदार हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज लेकर आई हैं शहनाज नफीस। थिंक टैंक्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीक, मसाइल के जायज़े और फिर अपनी तजावीज़ को प्राइवेट इदारों के अलावा आवाम के मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमत के साथ शेयर करने का काम करते हैं। थिंक टैंक्स या सोच विचार की फैक्ट्रीज, इन तहकीकी इदारों को थिंक टैंक्स का नाम दूसरी जंग अज़ीम के दौरान दिया गया क्योंकि यहाँ पर लोग जमा होकर मुख्तलिफ मसाइल के बारे में सोचते थे। जदीद दौर का पहला थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट 19वीं सदी में बरतानिया में कायम हुआ था, जबकि अमेरिका में पहला थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस पहली जंग अज़ीम के दौरान 1910 में कायम हुआ था, जिसका काम जंग की वजूहात की तहकीक और तनाज़ात के तस्फिये को फ़रोग़ देना था। इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 2000 थिंक टैंक्स मौजूद हैं। इनमें से 400 के लगभग दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कायम हैं। बाज़ इमिग्रेशन, माहौलियात या सेहत जैसे मौज़ूआत में महारत रखते हैं, जबकि दूसरे ख़ास सियासी या नज़रियाती नुक्ते नज़र से मसाइल का जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे भी गुर्बत, तालीम, कहत और मुख्तलिफ बीमारियों से निमटने से मुतल्लिक ग्लोबल पॉलिसी वज़ा करने के लिए थिंक टैंक्स पर इन्हिसार करते हैं। तहकीक के लिए मौज़ूआत के इंतखाब और अपनी तहकीक के झुकाव के बाइस कुछ थिंक टैंक्स लिबरल जबकि दूसरे क़दामत पसंद समझे जाते हैं।
अमरीकी थिंक टैंक्स को कॉरपोरेशंस, दौलतमंद शख्सियात और अमरीकी और गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से फंड्स मुहैया किए जाते हैं। अक्सर इन पर जानिबदारी और डोनर्स के मफादात के लिए काम करने का शुबा किया जाता है। मसलन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथों लगने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक वाशिंगटन DC में कायम हेरिटेज और दूसरे कई थिंक टैंक्स अपनी रिसर्च रिपोर्ट शाया करने से पहले अपने डोनर से रुजू करते हैं, जबकि अखबार के मुताबिक थिंक टैंक्स में मौजूद बाज़ रिसर्चर्स पर किसी ख़ास ग्रुप के लिए लॉबिंग करने के इल्ज़ामात भी साबित हो चुके हैं। तो आपने देखा कि बुनियादी तौर पे थिंक टैंक्स काम कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों को ये थिंक टैंक किस हद तक मुतासर करते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा कल शाम व्यू 360 में। प्लास्टिक हमारी ज़रूरत, हमारी आदत और अब हमारे लिए एक जहमत बन चुका है। ज़मीन, नदी नालों और समंदरों में प्लास्टिक का कचरा इस ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है कि अब दुनिया भर में ही कोशिशें की जा रही हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए। आज से हम एक हफ्ते पे मबनी खुसूसी सीरीज़ का आपके लिए आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है चैलेंज प्लास्टिक। इसमें हम पाकिस्तान और अमेरिका में ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिशों पर नज़र डालेंगे जो एक दो बार इस्तेमाल के बाद ज़ाया हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो शुरू करेंगे हम इस्लामाबाद से, जहाँ इस साल 14 अगस्त को पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़िली हुकूमत इस नई पॉलिसी पर अमल दरामद में किस हद तक कामयाब हो रही है और प्लास्टिक के थैले फ़रोख्त करने वाले ताजर इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं गेती आरानीस की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में ख़रीदारी करने के लिए अब ज़रूरी है कि आपके पास कपड़े का थैला हो या फिर बायोडिग्रेडेबल थैले। 14 अगस्त के बाद प्लास्टिक के थैलों पर आयद पाबंदी से जहां सार्फिन खुश हैं कि आलूदगी कम होगी, वहीं इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज में हर चीज़ जो होती है उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। ये बेहतर है और हम खुश हैं, बहुत अच्छा है, और ये सफाई के लिहाज से भी, अफजान सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। परेशानी तो बनी हुई है ना कि चीज़ पहले बंदा आसानी से ले लेता था, लेकिन अब वो घर से थैले ले आते हैं, उन्हें भी ले जाते हैं। आज मैं अपने घर में जब कूड़ा देने के लिए बाहर निकली हूँ तो सारा कूड़ा नॉर्मली शॉपर्स में होता था, अब वो कूड़ा वैसे ही खुला पड़ा हुआ होता है, पूरी स्ट्रीट्स में बिखरा हुआ होता है। आई मीन शॉपर्स अवेलेबल नहीं है। आई इवन चेक्ड फॉर द बिन बैग्स एंड देयर वर नो बिन बैग। अगरचे नई पॉलिसी के तहत प्लास्टिक का थैला बेचने, बनाने और इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना किया जा सकता है, ज़िलाई हुकूमत सार्फिन और कारोबारी हजरात को तकलीफ से बचाने के लिए फ़िलहाल थैलों से मुतालिक आगाही पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि नौबत जुर्माने तक न पहुँचे। अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि प्लास्टिक बैग्स में आ रहा है और उसकी इंटेग्रिटी ख़राब हो जाती है अगर वो प्लास्टिक में ना आए, तो वो भी बैन नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये ब्रेड है हमारा, हैजर्डस वेस्ट के बैग्स अलाउड हैं, म्यूनसिपल वेस्ट के बैग्स अलाउड हैं, हॉस्पिटल वेस्ट के बैग्स अलाउड हैं, ये सब अलाउड हैं। अब क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये भी साइड बैंड हो गए हैं और लोग समझ रहे हैं कि शायद प्लास्टिक की बॉटल्स भी बैंड हो गई हैं, तो ये इस वजह से इंप्रेशन जा रहा है कि ये पॉलिसी नाकाम होगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी में जो मेन चीज़ बैंड है वो है करियर बैग, जो हम दुकान में जाते हैं, उसमें सामान डालते हैं, उसको घर लेके आते हैं और वो ज़ाया कर देते हैं। इन थैलों की मुख्तलिफ कीमतें हैं जो कि इनके साइज और साख्त पर मुनहसर हैं। प्लास्टिक के लिफाफों की जगह यूँ तो कपड़े या दीगर मटेरियल के थैलों ने ले ली है, लेकिन प्लास्टिक का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि अचानक पॉलिसी की तब्दीली से इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोगों को इसका मुतबादिल कोई मिल नहीं रहा है। इन्होंने को ये करना चाहिए था, लेकिन पहले इसका कोई मुतबादिल अल्टरनेटिव लाना चाहिए था, उसके बाद इस पे बैन लगाते। अब इधर नहीं मिल रहे, पिंडी में मिल रहे, तो लोग पिंडी से जाके ला रहे और इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल प्लास्टिक की थी, अभी तो हमने चेंज किया है, हमारा तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 50-60% सेल पे असर हमारे पड़ा है। सार्फिन का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी एक मुस्बत कदम है और इंतज़ामिया को उम्मीद है कि अभी पेश आने वाली ज़्यादातर मुश्किलात आर्जी नौयत की हैं। गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। प्लास्टिक का कचरा कम करने का एक तरीका है रिसाइकलिंग। कल हमारी इस खुसूसी सीरीज चैलेंज प्लास्टिक के दूसरे हिस्से में हम चलेंगे कराची और देखेंगे कि आम प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल किस हद तक मुमकिन हो रहा है। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर
तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। इतनी बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और आज आखिर में चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े हॉट एयर बलून फेस्टिवल में। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्की में आज से तकरीबन 50 साल पहले सिर्फ चंद गुब्बारों के साथ जिस तफरी का आगाज़ हुआ था, आज दुनिया भर से सयाह उसमें शिरकत के लिए आते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए देखते हैं। गैरी मैकलिक 32 साल से हॉट एयर बलून्स उड़ा रहे हैं, लेकिन गैरी के इस तजुर्बे के 20 साल अल्बुकर्की के इंटरनेशनल बलून फिएस्टा में गुजरे हैं, जहां पिछले 48 साल से हवा में उड़ने वाले ये अजूबे आसमान में रंग बिखेर रहे हैं। हम इन गुब्बारों को ज़मीन से बहुत करीब या आसमान में बहुत ऊंचा उड़ाते हैं। ये बहुत मुनफरिद बात है। हवाबाजी के चंद ही तरीके ऐसे हैं जिनमें आप सतह ज़मीन के नज़दीक हवा में तैर सकते हैं। पहली ही उड़ान के बाद आपको जैसे इसका नशा हो जाता है। ये दुनिया में गुब्बारों का मुनक्किद होने वाला सबसे बड़ा मेला है। इस साल इस मेले में अमेरिका समेत 17 दीगर मुल्कों से 550 पायलट्स ने हिस्सा लिया, जो गुब्बारों की उड़ान के माहिर हैं। इस मेले में 8 लाख से ज़्यादा अफराद इकट्ठे हुए। रात के अंधेरे में रोशनी फैलाने वाले गुब्बारों के ख़ास मुजाहरे से लेकर सुबह सवेरे सूरज तुलू होने के वक्त बड़ी तादाद में बुलंद होने वाले गुब्बारों के मुजाहरे तक, आसमान नज़रों को खीरा कर देने वाले गुब्बारों से भरा रहा। मैं कॉलेज के ज़माने से यहाँ आ रही हूँ। 40 साल हो गए हैं और हर बार ये मेला इतना ही ज़बरदस्त होता है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। ये न्यू मैक्सिको की पहचान है। मैं किसी और ऐसी जगह के बारे में नहीं जानती जहाँ ऐसा कुछ होता हो। यहाँ हर सालाना एक रवायत की तरह है और न्यू मैक्सिको में रहने वाला हर शख्स जानता है कि अक्टूबर का महीना इन गुब्बारों का महीना है। मैंने हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था और इसलिए सोचा कि अगर न्यू मैक्सिको जाऊं और मेरे कज़न्स मुझे इस मेले में ले जा सकें, और मेरा ख्वाब वाकई में पूरा हो गया। एक बहुत बड़े मैदान में रखे गए ये गुब्बारे यहाँ जमा होने वाले लोगों के करीब होते हैं, जिससे ये तजुर्बा देखने वालों के लिए भी बहुत करीबी और पर्सनल हो जाता है। जब एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि ये उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है, तो इस बात ने मेरा दिल छू लिया। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो महसूस होता है कि आप कुछ अच्छा कर रही हैं। गैरी मैकलिक के लिए भी इस किस्म का एहसास नया नहीं है और जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुतासिर कुन हो सकता है। यहाँ एक बार आना पूरी दुनिया में गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ान भरने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है। मेरे जैसे कुछ लोग तो यहाँ बार बार आना जारी रखते हैं। जूली टाबो के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी कलरफुल एडवेंचर के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहाँ आपको ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ और तस्वीर हमारे इस पेज पे मिलेंगी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त